हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो बड़े बड़े कथन होते हैं, परिभाषाएं होती हैं, वो याद नहीं होती हैं और टाइम भी नहीं है कि आप उसको याद करिए। और याद भी करते हैं तो वो बाद में वो चीज़ें भूल जाती हैं कि किसने कहा था, ये किसकी पंक्तियाँ हैं, किसने कहा था। तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे कि मैंने कैसे उन चीज़ों को याद किया था, कम टाइम में कैसे मैंने ये सारी चीज़ें मैनेज की थी। आज हम इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वही है हमेशा की तरह थोड़ा सा मोटिवेशन आप लोगों के लिए। तो आज ये मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे अभी ना बहुत सारे लोग आपके ऊपर नज़र गड़ाए होंगे कि हाँ, ये व्यक्ति जो है तैयारी कर रहा है और इसको कैसे, इसके रणनीति से कैसे इसको भटकाया जाए, कैसे इस टाइम में ऐसा कुछ कहा जाए कि इसका 2-4 दिन बर्बाद हो जाए। तो आपको एक चीज़ मान के चलनी है, बस ये मान के चलिए, ये मंत्र मान लीजिए, इग्नोर करना है आपको, है ना। इग्नोर, सारी चीज़ों को इग्नोर करिए। कोई कुछ भी कहे, आप ऐसा उस व्यक्ति को दिखाइए कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल, अब पढ़ना भी नहीं चाहिए, दिखाना क्या है, आपको पढ़ना भी नहीं चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दें कि मैंने सुना है ऐसा कि सचिन तेंदुलकर जो है वो मतलब एक बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, मतलब उनके जैसा दुनिया बनना चाहती है और बहुत कम उम्र से उन्होंने खेलना शुरू किया और बहुत कम उम्र में उन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था और उनके जैसा सब लोग बनना भी चाहते हैं। तो उनकी खासियत थी बहुत सारी, तो उनके विषय में मतलब मैंने बहुत चीज़ सुना है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कुछ सीखने लायक चीज़ें हैं। तो जैसे क्या होता था ना कि जब ये क्रिकेट वगैरह होते, जब मैच वगैरह होते हैं, तो जब दो देशों के लोग आते हैं या 2 टीम जब होती है, तो अगर आप एक टीम भारी पड़ती है, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने लगे और दूसरी टीम जो है हारने लगती है, तो ये होता है कि उधर के जो बॉलर्स होते हैं ना, उन लोगों को बहुत सारी चीज़ें, वो लोग भी रणनीति बना के आते हैं खेलने के लिए। जैसे हम लोग रणनीति बना रहे हैं ना पढ़ाई की, वो लोग भी खेलने की रणनीति बनाते हैं। तो उन लोगों को ये सब भी सिखाया जाता है कि कैसे आप अगले का माइंड पढ़िए कि अगला किस बॉल पे कैसे वो अपना बैट चलाएगा, कैसे मारेगा, ये सब भी होता है। और वो लोग ये भी सिखाया जाता होगा उन लोगों को कि अगले का माइंड कैसे आप डिस्टर्ब करेंगे, जैसे हम लोग के जीवन में होता है, क्योंकि हम लोग भी रणनीति बना के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो सचिन तेंदुलकर का ये उदाहरण मैंने देखा है कि वो जो हैं जब भी खेलते हैं और रन बनाने लगते हैं, तो जो बॉलर होता है ना, वो ज़्यादा मतलब प्रेशर में आ जाता है कि अब तो ये लग रहा है ये अपनी टीम को जिता लेगा। तो वो क्या करते हैं ना, जाते हैं सब, और सचिन के साथ ही नहीं ऐसा होता है, सभी प्लेयर्स के साथ होता है। जब वो देखता है कि ये भारी पड़ रहा है हमसे, तो वो सब बगल से गुजरते हैं और कुछ बोल के जाते हैं, है ना, कुछ बोलते हैं और ऐसी चीज़ें बोलते हैं, अपशब्द बोलते होंगे या कुछ भी बोलते होंगे कि अगला जो प्लेयर है, जो अच्छी रणनीति बना के खेल रहा है, अपने माइंड एकदम कंसंट्रेट किया हुआ है अपने गेम पे, तो वो जो है अपने रणनीति से भटक जाए और उसकी बात पे गौर करे और उसका खेल जो है वो पूरा बिगड़ जाए। वो लोग अपना काम करते हैं। उसी में कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो तुरंत उलझ जाते हैं, लड़ाई झगड़ा भी वहीं पर हो जाता है, आप देखे भी होंगे कई बार उलझ जाते हैं। लेकिन सचिन का ऐसा है कि जब भी उनको मतलब किसी ने कुछ कहा है, उन्होंने तुरंत अपना मुंह फेर लिया है और तुरंत जाके अपने उसी पोजीशन पे आ जाते हैं जैसे उनको खेलना है, अपना बैट लेके तैयार हो जाते हैं खेलने के लिए और कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इग्नोर करते हैं। उनको लगता है जैसे उसने सुना ही नहीं, लेकिन हाँ, उनके मन में वो चीज़ रहती है, उनके मन में वो चीज़ रहती है कि हाँ, उसने ऐसा बोला, लेकिन उसका कोई रिएक्ट नहीं किया, कोई रिएक्शन नहीं दिया उन्होंने, उसका वो रिस्पॉन्ड करते हैं। कैसे करते हैं? अपना रन बना के, शतक बनाते हैं अपनी टीम को जिता के। तो ये चीज़ें सचिन के बारे में मैंने सुनी है कि कभी उन्होंने रिएक्ट तुरंत नहीं किया है, रिस्पॉन्ड किया है चीज़ों को। और एक इनके बारे में मैंने सुना है कि एक बार मतलब ये मैच कहीं खेल रहे थे और दूसरे देश का कोई बॉलर था, नया था, तो इनका तो बहुत नाम था सचिन का कि ये जो है बहुत मतलब खेलते हैं, इनके साथ सब लोग बहुत लोहा मानते थे खेलना, कि इनके साथ खेलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन वो जो बॉलर आया ना नया जो दूसरे देश का था, वो इनको क्या किया, थोड़े ही देर पे क्या किया इनको, वो बॉलर जो है थोड़ी ही देर पे इनको क्या किया, आउट करा दिया, कुछ ही रन पे, मतलब मात्र 1-2 रन पे इनको आउट करा दिया। अब वो बॉलर बड़ा खुश हो गया कि मैं मतलब नया था, उसका बड़ा नाम हो गया कि उसने सचिन जैसे बड़े प्लेयर को, महान प्लेयर को उसने आउट करा दिया। अब ये बात सचिन ने कुछ रिएक्ट तो नहीं किया, भाई आउट हो गए थे, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात थी। अब वो जब ये लोग बैठे कहीं, तो वो बॉलर जो था अपना बॉल लेके गया उनसे ऑटोग्राफ मांगने के लिए। ये कहानी मैं ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ सुनती रहती थी जब मैं तैयारी करती थी। तो वो जो बॉलर था वो अपना बॉल लेके गया, कहा कि जरा इस पर अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए कि मतलब आज के दिन मैंने आपको हरा दिया है। तो सचिन तेंदुलकर ने उस पर लिख दिया कि आज के बाद ये दिन तुम्हारी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। हालांकि जिस भी भाषा में लिखे हों, लेकिन उसका यही था मतलब कि आज के बाद ये दिन तुम्हारी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा।
मतलब सचिन तेंदुलकर ने उसको डायरेक्ट ऐसे लिख के बॉल पे दे दिया। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना था कि ये सचिन तेंदुलकर ने लिख तो दिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसके बाद सचिन जो है आराम से बैठे होंगे कहीं पे। सचिन उसके बाद दिन रात प्रैक्टिस किए होंगे, दिन रात अभ्यास किए होंगे, उनके दिल में ये बात चुभ गई होगी कि एक नया नया खिलाड़ी आके मुझे उसने हरा दिया। तो यही सारी चीज़ें प्रेरणादायक कहानियाँ आप लोगों को भी सुनने का टाइम है। इस टाइम में छोटी छोटी कहानियाँ सुनिए, प्रेरणा लीजिए कि लोग कैसे अपने जीवन में कितना संघर्ष सभी लोग करते हैं। और यही पढ़ाई के क्षेत्र में नहीं, हर एक क्षेत्र में रणनीति बनानी पड़ती है, उस पर चलना पड़ता है और सारे नियम को, सब चीज़ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो आज का मोटिवेशन यही था कि भाई कोई कुछ भी कहे उसको इग्नोर करिए, है ना। और रही बात कथन की और परिभाषाएं आपको जो कहना कि याद करना है, तो देखिए हम लोग का जो एग्ज़ाम होता है ना टीजीटी पीजीटी का, ये ऑब्जेक्टिव होता है। बहुत सारे लोगों का प्रश्न ये भी रहता है क्या होता है। तो देखिए इसमें मुझे एक फ़ायदा ये लगता है कि हमको बस पढ़ना है। मेरे सामने 4 ऑप्शन रहेगा, हमको पहचानना रहता है कि कौन सा सही है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप ये पहचान सकते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से मैं कथन को, परिभाषाओं को याद कर लेती थी अपने समझने के लिए कि मेरे सामने अगर वो कथन या परिभाषाएं आएंगी तो मैं उसको पकड़ लूँगी कि हाँ ये किसने कहा है, किसका है। ठीक है, इस तरह से। बाकी जहाँ पर कहीं किसी एग्जाम में आंसर राइटिंग होता है, बड़े बड़े आंसर खुद लिखने पड़ते हैं, तो वहाँ पर पढ़ाई दूसरे तरीके से होती है। वहाँ पर आपको सीधे सारी चीज़ें लिखने पड़ती हैं, तो वहाँ पे पढ़ाई दूसरे तरीके से, उसकी रणनीति दूसरे तरीके से बनेगी। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आते हैं, हमारे सामने 4 ऑप्शन आते हैं। तो इसका है कि हमें बस है कि ऐसे हमको कोई ट्रिक अपनाना पड़ेगा, ऐसी कोई रणनीति बनानी पड़ेगी कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद करें और एग्ज़ाम में चीज़ें आंखों के सामने ही हमें तुरंत याद आ जाए कि हाँ इनका ये है, इनका ये है। ठीक है, तो इसी पे आज हम बात करते हैं। चलिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं उसको मैं बताती हूँ कि उसको मैं कैसे तैयार करती थी। तो यहाँ पे देखिए हम लोग देखेंगे छायावाद की विभिन्न परिभाषाएं। ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग देखेंगे छायावाद की विभिन्न परिभाषाएं। अब कोई भी हो सकता है, मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ इसमें कि आप कोई भी इस तरह से परिभाषा हो या किसी लेखक का कथन हो, कुछ भी हो, तो हम उसको इस तरीके से समझ पाते हैं। देखिए कम समय में कैसे चीज़ों को, दिमाग को थोड़ा शार्प करना पड़ेगा, दिमाग को एकदम मतलब इतना तेज बनाइए कि आप जो चीज़ सोच रहे हैं, जो आप ट्रिक बना रहे हैं, जो कल्पना कर रहे हैं, तुरंत वो दिमाग में बैठ जाए, इतना शार्प बनाइए और ये बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। क्योंकि पढ़ते समय बिल्कुल आपका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। और एक चीज़ जान लीजिए कि दिमाग में किसी भी प्रकार का, कोई प्रकार का आपकी टेंशन नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। तो फिलहाल के लिए अगर कोई भी आपको जीवन में कोई भी टेंशन है भी, तो उसको आप किसी भी तरीके से उसको ये सोच लीजिए कि अभी फ़िलहाल उसका टाइम नहीं है, ये 2-4 महीना पढ़ने का टाइम है, उसके बाद उस टेंशन को हम बाद में देखेंगे। तो दिमाग को पहले तो आप रिलैक्स करिएगा, किसी भी तरीके का आपके दिमाग में कोई समस्या या टेंशन नहीं होना चाहिए। वैसे तो जो है वो तो रहेगा ही, लेकिन कोशिश यही करिए कि उसको, ये हम सोचेंगे, दिमाग को जैसा आप समझाएंगे वो समझ जाएगा। आप सोचिए कि उस समस्या को हम 2-4 महीने के बाद देखेंगे, जब एग्ज़ाम हो जाएगा तब। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल जब दिमाग शांत करके पढ़ेंगे ना तो आराम से सब याद हो जाएगा। तो अब इसमें देखिए जैसे छायावाद की विभिन्न परिभाषाएं, ठीक है ना, विभिन्न परिभाषाएं छायावाद की हैं। अब देखिए इसमें पहला हम देखते हैं रामचंद्र शुक्ल। अब यहाँ पे इनकी पहले परिभाषा एक बार पढ़ लीजिए। देखिए छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। ठीक है, एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ इसका संबंध काव्य वस्तु से है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। ठीक है, तो इस तरह से पहले तो हम इसको पढ़ लिए। अब क्या करेंगे, अब जो है रामचंद्र शुक्ल, अब पहले तो नाम देखिए रामचंद्र। ठीक है ना, राम देखेंगे राम और चंद्र, इस एक रामचंद्र में ही 2 शब्द हैं, राम और चंद्र अलग अलग देख लीजिए, 2 शब्द हैं। अब हम क्या करेंगे, इस परिभाषा जो है ये, इसमें से कुछ शब्दों को पकड़ लेंगे। पहले तो पढ़ लिया हमने, अब क्या करेंगे, हम कुछ शब्दों को पकड़ेंगे। देखिए कम समय में ऐसे चीज़ों को एडजस्ट किया जा सकता है। अब देखिए कह रहा है ना छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में। अब देखिए रामचंद्र में 2 शब्द आ रहा है ना, तो रामचंद्र कहते हैं 2 अर्थों में, इनकी परिभाषा में आया है 2 अर्थों में। फिर देखिए एक रहस्यवाद और एक काव्य वस्तु। ठीक है ना, काव्य वस्तु, यहाँ पे 2 अर्थ, रहस्यवाद, काव्य वस्तु। उसके बाद अब यहाँ पे और आप पकड़ सकते हैं प्रियतम को आलंबन बनाकर। ठीक है, उसके बाद आप ये पकड़ सकते हैं इसमें चित्रमयी भाषा। बस आप इतना पकड़ लीजिए कि रामचंद्र में 2 शब्द है, रामचंद्र शुक्ल में रामचंद्र 2 शब्द है, तो 2 अर्थों में। ठीक है ना, 2 अर्थों में, ये देखेंगे 2 अर्थों में, ये पकड़ लेंगे। उसके बाद आप रहस्यवाद को पकड़ लीजिए, काव्य वस्तु को पकड़ लीजिए, प्रियतम के आलंबन को पकड़ लीजिए, और क्या पकड़ सकते हैं, चित्रमयी भाषा को पकड़ लीजिए। ठीक है, कुछ शब्दों को पकड़ लीजिए कि रामचंद्र शुक्ल में 2 अर्थ आया है, और काव्य वस्तु आई है, रहस्यवाद, काव्य वस्तु, चित्रमयी भाषा
और क्या है कि प्रियतम को आलम्बन बना के, चित्रमयी भाषा, ये सब चीज़ें आई हैं। फिर ठीक है, अब आप दिमाग में एकदम बैठा 2 अर्थों में, जहाँ भी आपको कोई भी वाक्य शुरू होता है और वहाँ पे शुरू होता है 2 अर्थों में, तुरंत आपका 2 अर्थ यानी कि रामचंद्र आ जाएगा दिमाग में। ठीक है, आपको कहीं भी दिखता है काव्य वस्तु, ठीक है, चित्रमयी भाषा, प्रियतम को आलम्बन, है ना, अगर इतना बहुत काफ़ी है, अगर इतना मतलब कुछ शब्दों को पकड़ लीजिए। उसके बाद जो है आप पकड़ लिए, अब आपको 2 अर्थों में, अब देख लीजिए रहस्यवाद, काव्य वस्तु, ऐसे पकड़ लिए। अब जहाँ भी आएगा ये कथन कि रामचंद्र शुक्ल, फिर एक बार पढ़ लीजिए। छायावाद शब्द का प्रयोग जो है 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ इसका संबंध काव्य वस्तु से है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलम्बन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। ठीक है ना, तो इस तरह से। और देखिए थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बोलती हूँ ना, मैं सोचती हूँ कि आप लोगों का कम समय में ना ज़्यादा मतलब हो जाए, वो क्या कहते हैं, मतलब ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाए धीरे धीरे। क्योंकि जब मैं पढ़ती थी ना तो मैं ये माइंड करती थी कि जब मैं किसी का वीडियो देखती थी जो बहुत धीरे धीरे पढ़ाता था ना, मुझे पसंद नहीं आता था। मैं सोचती थी ना कि जल्दी से जल्दी ये आदमी मतलब जो भी पढ़ा रहे हैं जल्दी से जल्दी बोले और टॉपिक को कंप्लीट करें। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि आप लोगों को भी शायद ऐसा लगता होगा कि जल्दी से जल्दी मतलब बताएं, जो बोलना है जल्दी से जल्दी बोलें, समय कम है इसलिए, है ना। अगर आपको लगेगा कि बहुत जल्दी मैं बोल देती हूँ तो ठीक है भाई, स्पीड थोड़ा धीरे कर सकते हैं हम। ठीक है, तो इस तरह से अब इसमें पकड़ लिया। अगला देखते हैं नंद दुलारे वाजपेयी का। देखिए अब नंद दुलारे, पहले नाम देखिए, नंद के दुलारे कौन थे? कृष्ण भगवान थे। नंद के दुलारे कौन था? कृष्ण। आप जो है कृष्ण को दिमाग में बैठा लीजिए। अब देखिए यहीं पे, अब यहीं पे शुरू करेंगे हम। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे शुरू करेंगे नंद दुलारे, दिमाग में कृष्ण का मतलब कल्पना कर लीजिए, लेकिन बोलेंगे नंद दुलारे वाजपेयी ही बोलेंगे हम। नंद दुलारे वाजपेयी का क्या है? मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म, ये पकड़ लीजिए शब्द को। अब भाई देखो, कृष्ण भगवान जो थे वो मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म रूप से बहुत प्रेम करते थे। सबको पता है ना कि वो मानव से भी प्रेम करते थे, प्रकृति से भी बहुत प्रेम करते थे। तो अब ये शब्द पकड़ लीजिए। अब देखिए और क्या, आध्यात्मिक शब्द को पकड़ लीजिए, यहाँ पे ये पकड़ लीजिए, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक पकड़ लीजिए, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म। अब आपको ये सेंटेंस में जहाँ भी आपको मिलेगा मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म, आध्यात्मिक, ठीक है, आप तुरंत जो है ये आप समझ जाएंगे कि नंद दुलारे वाजपेयी का है। इसके अगर आप और फिर क्या करना है, ऐसे तो पहले हमको 2-3 शब्दों को पकड़ लेना है, उसके बाद जो है आप पढ़ लीजिए कि मानव अथवा नंद दुलारे वाजपेयी क्या कहते हैं कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद के सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। ठीक है, तो इसमें जो है हमने क्या किया, 2 शब्दों को पकड़ लिया, मानव अथवा प्रकृति और आध्यात्मिक छाया। ठीक है, और सर्वमान भी पकड़ लीजिए भाई, ये सर्वमान्य है ना कि कृष्ण भगवान को ये सारी चीज़ें पसंद थी, सर्वमान्य सभी लोग जानते हैं। बस 2-3 शब्द आप पकड़ लेंगे, आपको परिभाषा याद हो जाएगी। अगला देखिए जयशंकर प्रसाद का, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो अब इनका मैंने पकड़ लिया था ये स्वानुभूतिमयी, इनका स्वानुभूतिमयी जहाँ भी मुझे मतलब परिभाषा में दिखता था तो मैं समझ जाती थी कि ये जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है, जो स्वानुभूति पकड़ लीजिए। और क्या पकड़ सकते हैं, देखिए ये ध्वन्यात्मकता पकड़ लीजिए। कभी कभी पूरा नहीं देगा, यहीं तक दे सकता है, कहीं कहीं ना यहीं तक दे देगा आपका, यहीं तक दे देगा, एक ही लाइन दे देगा। ठीक है, तो इसमें जैसे ये शुरू होगा आपका ये स्वानुभूतिमयी, जैसे ही आपको कहीं दिखे तो आप समझ जाइएगा कि ये जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है, और आप अगर पूरा देगा तो ये सब सारे शब्द पकड़ लीजिए। अब इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जयशंकर प्रसाद का है कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक, विधान तथा उपचार वक्रता, ये देखिए उपचार वक्रता भी आप शब्द पकड़ सकते हैं, के साथ स्वानुभूति, यहाँ भी देखिए स्वानुभूति आया है कि विवृत छाया, छायावाद की विशेषताएं हैं। ठीक है ना, कुछ कुछ शब्दों को पकड़िए और एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद आप देखिएगा 2-4 बार प्रैक्टिस आप ऐसे ही करेंगे, रिवीजन कर लिए ना, आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अब ये नहीं कि आप जैसे एक बार ट्रिक ऐसे आप बना लिए और उसके बाद जब रिवीजन नहीं करेंगे तो वो चीज़ें आपको भूल जाएंगी। ठीक है, अब महादेवी वर्मा को देख लेते हैं, महादेवी वर्मा। अब इनका हम क्या देखेंगे, इनका तो क्या है ना, ये है प्रकृति के बीच जीवन का, छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच, ये चीज़ है ना, छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, यही पकड़ लीजिए। प्रकृति के बीच की बात ये करती हैं महादेवी वर्मा जो है ना, प्रकृति के बीच की बात करती हैं। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उनका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। ये 2 शब्द पकड़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद पढ़ लीजिए एक बार, महादेवी वर्मा जो है छायावाद तत्वतः क्या कहती हैं, छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उनका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। ठीक है, आगे देखिए डॉक्टर नगेंद्र का। अब डॉक्टर नगेंद्र का क्या था, इनका मैंने क्या पकड़ा था, डॉक्टर नगेंद्र विद्रोह।
ठीक है। देखिए द्रोह आ रहा है ना, द्रोह और विद्रोह, ठीक है। लेकिन इनका क्या था, पहले इनके में स्थूल आता है, स्थूल छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। यही बस आप लाइन अच्छे से एक बार आप समझ लीजिए कि नगेंद्र में विद्रोह है, ठीक है ना। और ये क्या पढ़े विद्रोह, तो देखिए दूसरे रामविलास शर्मा में भी यहाँ विद्रोह आ रहा है, लेकिन ये देखिएगा है, ये कह रहे हैं विद्रोह है और यहाँ कहा जा रहा है कि विद्रोह नहीं है, ठीक है ना। अब अभी बता रहे हैं इसको। तो डॉक्टर नगेंद्र छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये कह रहे हैं विद्रोह, नगेंद्र जो है विद्रोही हैं, ऐसा मान लीजिए। वह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है और जीवन के प्रति विशेष प्रकार का भावनात्मक दृष्टिकोण भी पकड़ लीजिए, जैसे 2-3 शब्द। अब पूरा एक बार, डॉक्टर नगेंद्र का क्या है, छायावादी स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, वह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति और जीवन के प्रति विशेष प्रकार का भावनात्मक दृष्टिकोण है, ठीक है। ये हो गया। आगे देखिए रामविलास शर्मा का, देखिए अब रामविलास शर्मा, अब इनका देखिए रामविलास शर्मा, अब इनका क्या है, उनका जस्ट उल्टा, बस इतना याद कर लीजिए कि नगेंद्र के उल्टा जो है, नगेंद्र जो कह रहे हैं उनके विरोधी रामविलास शर्मा जी हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं विद्रोह नहीं है, क्या छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है, वो कह रहे हैं, नगेंद्र जी कह रहे हैं, ये कह रहे हैं नहीं रहा है, बस ऐसे ही पकड़ लेंगे हम। अब इसके आगे देखिए, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है, परंतु यह विद्रोह मध्य वर्ग के तत्वावधान से हुआ, इसलिए इसके साथ मध्यवर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है, ठीक है। तो नगेंद्र जी कहते हैं कि है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह है और ये कहते हैं नहीं है, ठीक है, ये कह रहा है नहीं है, ठीक है ना, इस तरह से। आगे देखिए, अब नामवर सिंह का देख लीजिए, नामवर सिंह ये क्या कह रहे हैं कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है। नामवर, हमारा नाम कब होगा, हमारा नाम कब होगा, जब हम राष्ट्र के प्रति जागरण करेंगे, मतलब राष्ट्र के प्रति जब जागरूक रहेंगे तो हमारा नाम हो जाएगा, ठीक है ना, हमारा नाम तभी ना बढ़ेगा, हमारे देश का नाम होगा। तो राष्ट्रीय जागरण है ना, राष्ट्रीय जागरण पकड़ लीजिए नामवर सिंह से। और क्या पकड़ेंगे आप इसमें से, जैसे और है कि रूढ़ियों से मुक्ति चाहते दूसरे विदेशी पराधीनता से, बस आप ये राष्ट्रीय जागरण आप इसमें देखिए, इसको मैंने ऐसे ही देखा था और ये बाद का आप पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए नामवर सिंह का क्या है कि नामवर सिंह का है आपका कि इसमें हम देख लेते हैं कि डॉक्टर नामवर सिंह का है छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण, ठीक है, कि अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता है और दूसरी ओर विरोधी विदेशी पराधीनता से, ठीक है। तो राष्ट्रीय जागरण से नामवर सिंह। अब देखिए राम स्वरूप चतुर्वेदी का, देखिए राम स्वरूप चतुर्वेदी। अब राम का स्वरूप, भाई राम का स्वरूप कैसा था, बहुत शक्तिशाली था, राम का स्वरूप शक्तिशाली था ना। तो यहाँ पर देखिए शक्ति आ रहा है ना, शक्ति, यहाँ पर देखिए राम का स्वरूप कैसा था, शक्तिशाली था। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे राम का स्वरूप कैसा था, शक्तिशाली था, तो यहाँ पे शक्ति काव्य है, ठीक है ना, शक्ति काव्य है। तो देखिए वह छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है, पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप है और अपनी अर्थ प्रक्रिया में मानव व्यक्तित्व को गहरे स्तर पर समृद्ध करता है। एक बार आप पहले 2-3 शब्दों को पकड़ लीजिए, ठीक है। क्या क्या इसमें आप देखेंगे, राम स्वरूप क्या है, शक्ति काव्य है, वो शक्ति थी इनके पास, पुनर्जागरण चेतना, ठीक है, और अपनी अर्थ प्रक्रिया, देखिए ये नया शब्द अर्थ प्रक्रिया में, ठीक है, और व्यक्तित्व को गहरे स्तर पर समृद्ध करता है। 2-4 अक्षर पकड़ लीजिए और कई बार रिवीजन करिए। बस हमारा एक ही तरीका है चीज़ों को दिमाग में बैठाने का कि एक तो हम आसान तरीके से लिंक करते हैं, एक दूसरे से चीज़ों को जोड़ रहे हैं, हम भाई शब्दों को यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं, ये भी एक तरीका है पढ़ने का कि राम स्वरूप को हम किससे, शक्ति से जोड़ रहे हैं। ये चीज़ें दिमाग, अब इसी से आप कितनी बार रिवाइज करते हैं आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए इसमें और भी कुछ चीज़ें, ये तो मान लीजिए वो हो गया आपका परिभाषा हो गई, कुछ और देख लीजिए। जब हम लोग इसको शुरू ही किए हैं तो छायावाद से संबंधित है, ये देख लेते हैं। छायावाद के प्रवर्तक और प्रस्तोता, ये पूछता है, इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैंने कैसे याद किया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल। अब ये 2 लोगों को मानते हैं प्रवर्तक, मैथिली शरण गुप्त को मानते हैं, मुकुटधर पांडे को मानते हैं। तो भाई देखिए रामचंद्र शुक्ल, सीता जी को देख लीजिए, मैथिली है ना, सीता जी को देख लीजिए, रामचंद्र शुक्ल संबंधित सीता जी है तो मैथिली ले लीजिए वहाँ पे। और क्या कहते हैं कि मुकुटधर पांडे, मुकुट लगाते हैं ना रामचंद्र जी, तो रामचंद्र जी मतलब मुकुट को, रामचंद्र शुक्ल मुकुट को और मैथिली, है ना, इस तरह से। तो आपको याद हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे। अगला देखिए नंद दुलारे वाजपेयी, नंद दुलारे वाजपेयी का देखिए। अब नंद दुलारे वही है, ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे नंद दुलारे कृष्ण के अर्थ में लेने की जरूरत नहीं है आपको इतना। अब ये देखिए कि यहाँ पे नंद आया है ना, नंद आया है और यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी क्या किसको मानते हैं प्रवर्तक, सुमित्रा नंदन पंत को, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत को मानते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रभाकर माचवे, तो माचवे माँ, अब माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है, माँ प्रभाकर माचवे, माँ
ज्यों आएगा माँ समझ जाइए, माँ और माखनलाल चतुर्वेदी, प्रभाकर माचवे माखनलाल चतुर्वेदी, माँ, ठीक है ना, माँ ये आ रहा है, ठीक। प्रभाकर माचवे माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। अब देखिए इलाचंद्र जोशी व अन्य विद्वान, तो इलाचंद्र जोशी को आप देखिए, जोशी या जयशंकर बड़ा श, ठीक है, जोशी जयशंकर, इलाचंद्र जोशी व अन्य विद्वान जयशंकर प्रसाद, ठीक है, श, ठीक है ना। इस तरह से याद हो गया हमको। अब देखिए ये देख लीजिए छायावादी कवि, छायावाद के कवि चतुष्टय में जयशंकर प्रसाद, ये तो आपको याद ही होगा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला और महादेवी वर्मा आते हैं। कवि चतुष्टय ये पूछ देता है कि कवि चतुष्टय में कौन कौन है, 4 लोग, स्तंभ भी कहा जाता है छायावाद का इनको, तो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला और महादेवी वर्मा, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए छायावाद के वृहत्त्रयी में, मतलब वृहत्त्रयी में लघुत्रयी और वृहत्त्रयी 2 चीज़ें, देखिए यहाँ पे लघुत्रयी आपको दिख रहा होगा। तो वृहत्त्रयी में ब्रह्मा विष्णु महेश किसको कहा गया है, तो ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है। तो ब्रह्मा तो भाई जयशंकर प्रसाद को ही कहा गया है, और विष्णु कहा गया है सुमित्रानंद पंत को, और महेश किसको कहा गया है, निराला को। ऐसे याद कर लीजिएगा कि ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद को भाई सबसे बड़े हैं वो, और विष्णु जो है सुमित्रानंद पंत को कहा गया है, महेश किसको क्या, निराला को कहा गया है। भाई महेश जो है ना वो निराला है ना, महेश जो है वो निराला है, शंकर भगवान निराला है, ये हैं। अब देखिए छायावाद के लघुत्रयी है ना, अभी हम लोग वृहत्त्रयी ये देखे हैं, ये लघुत्रयी देखिए, इसमें 3 लोग हैं, इसमें 3 लोग हैं। अब देखिएगा यहाँ पे ऐसे देखते हैं आपको, यहाँ पे वर्मा लोग हैं, 3 वर्मा, भगवती चरण वर्मा, ठीक है, 3 वर्मा लोग हैं, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा, ठीक है। लघुत्रयी में, छायावाद के लघुत्रयी में 3 वर्मा लोग हैं, 3 वर्मा से याद कर लीजिए, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, मतलब एक तरीका था कम समय में याद करने का। इसी तरह से ना पंक्तियों को भी मैं याद करती थी, चीज़ों को मैं पकड़ लेती थी। कभी आपका अगर दिक्कत होगी किसी में, तो मैं आपको 2-4 पंक्तियाँ बताऊँगी कि उसको मैं कैसे, मतलब बार बार रिवाइज करके कैसे मैं याद कर लेती थी, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया चीज़ लेके आते हैं।